बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, रिवीजन क्लास में जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का हमारा आईकेप का पास पेपर आया, वो पास पेपर इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इस अटेम्प्ट में तो एग्जामिनर के कमेंट्स नहीं हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम हम हर एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मार्किंग स्कीम हमारी क्या आ रही है। ठीक है जी, क्लियर। इससे ज़रा हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम जितनी भी वर्किंग करें, उस वर्किंग के हमें कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये तो सारी बातें पता ही हैं। 3 आवर्स आपके पास टाइम होंगे और 15 मिनट जो होंगे वो आपके पास ये एडिशनल रीडिंग टाइम होगा। यानी कि इस 15 मिनट में आप कुछ लिख तो नहीं पाएंगे। ठीक है ना, आपके पास आंसर स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 15 मिनट में हम अपना पूरा पेपर प्लान करेंगे। हमने कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के पेपर को पास करने के लिए। अगर आप अपने पेपर को प्लान नहीं करेंगे और जो दिल आया वो करते रहेंगे, तो इस तरीके से आप अपने कुछ क्वेश्चन जो है वो अनअटेंडेड छोड़ देंगे, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पेपर कंप्लीट तब ही होगा जब आपकी प्लानिंग जो है वो सॉलिड होगी। ठीक है, और वो प्लानिंग करेंगे हम 15 मिनट में। अब 15 मिनट में करना क्या है, देखें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है जी। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे जी, 9 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसमें हमने सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है, इसके अलावा हमने कोई यूज नहीं करना। ठीक है, तो अब ब्लैक पॉइंटर भी यूज कर सकते हो। ब्लैक पॉइंटर जो है वो डार्क होता है, जब वो स्कैन होगा तो ज्यादा बेटर स्कैन होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, और यूज द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट टू आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यूज द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट टू आंसर द मल्टीपल क्वेश्चन। जो आपका पहला वाला सफ़ा होगा, पहले वाले सफ़े पर आपने क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद दूसरे वाले सफ़े पर बेशक आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर लें, बेशक सेक्शन ए से स्टार्ट कर लें। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन सेक्शन 6 से आएंगे और उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा और 3 क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन बी से स्टार्ट होंगे। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, अब बिफोर पहला वाला तो हो गया एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो 15 मिनट में बिल्कुल आप एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं और एमसीक्यूज का जो ऑप्शंस हैं वो सोच सकते हैं। ठीक है, और आपके पास अगर लेड पेंसिल होगी तो डॉट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 4 ही ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल में ये सही है, इसका आंसर अल्फा है तो अल्फा हल्का सा डॉट भी लगा सकते हैं कि ठीक है मैंने पढ़ लिया और इसका मैंने कैलकुलेशन कर ली तो मेरे मुताबिक आंसर ये है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप एमसीक्यूज देख सकते हैं। और अच्छा 15 मिनट का मतलब ये नहीं कि पूरे 15 मिनट एमसीक्यूज पे लगा देना है। कोशिश करना है कि आपने 1 एमसीक्यूज को एक बार रीड कर लेना और देखना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दूसरे एमसीक्यूज, तीसरे, चौथे, पांचवे, आपको लगा नहीं यार ये जो 7वां वाला एमसीक्यूज है ना ये तो बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लें, लेकिन इसको उस वक्त सॉल्व नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जब आप एमसीक्यूज को पढ़ लें, जो आसान आसान एमसीक्यूज हैं उनको मार्क कर लें, मुश्किल मुश्किल वालों को सर्कल लगा दें कि ठीक है यार तुम्हें डिटेल से पढ़ेंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, फिर रिमेनिंग टाइम जो बच जाएगा आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना है। हल्की सी क्वेश्चन के ऊपर नज़र मारकर आपने एट द एंड क्या कर देना है, रिक्वायरमेंट पर आ जाना। तो आपको पता कंप्यूट द ईओक्यू, ईओक्यू फाइंड करना है, तो आपने कहा तो ईओक्यू फाइंड करना है, तो 6 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स हैं। तो 6 मार्क्स आपसे ये क्या कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है जी, 6 मार्क्स क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि भाई मैं बहुत मुश्किल नहीं हूँगा, मैं बहुत मुश्किल नहीं हूँगा। अगर इतनी एडजस्टमेंट के साथ, 7 एडजस्टमेंट के साथ वो 10 नंबर या 12 नंबर रख देता, इसका मतलब ये 7 एडजस्टमेंट तो हैं, लेकिन इसके अंदर वैरायटीज भी हैं, ये थोड़ा टफ टाइम देगी। तो इसका मतलब ये है मेरे प्लान में आ रहा है कि ईओक्यू को मैं पहले स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि ईओक्यू का फॉर्मूला भी मुझे आता है और उसके अंदर खुद खास मुश्किल वैरायटीज भी नहीं होती और 6 मार्क्स आराम से तो ले सकता हूं। क्लियर होगी मेरी बात। ओके, अच्छा ये भी प्लान चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यार ईओक्यू 6 मार्क्स है, इसको मैं अपने नंबर 1 पे रख सकता हूँ। देखता हूँ कि इससे आसान तो नहीं आ गया मेरे पास। ठीक है, नहीं तो उसको फिर ले आऊंगा। क्वेश्चन नंबर किधर गया,
हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 3 आया, हल्के से इसको मैं रीडिंग करूंगा, पहले हल्के से रीडिंग करूंगा ताकि थोड़ा सा प्लान बन जाए। ये जो सवाल आ रहा है ये किस एरिया में से आ रहा है, किस टॉपिक में से आ रहा है, क्या सिंगल टॉपिक आ रहा है, क्या 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक मर्ज होकर आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर सिंगल टॉपिक आ रहा है, जैसे EOQ आया, ये EOQ अकेला आया, इसके साथ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसके साथ कुछ उसने और ऐड कोई स्टैंडर्ड नहीं, मतलब और कोई उसने चैप्टर ऐड नहीं किया, तो इसका मतलब है जो तो बिल्कुल इंडिविजुअल टॉपिक के साथ क्वेश्चन आ रहा है ना, वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने वन साइडेड सोचना है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, जैसे कि याद होगा आपको, मैंने ये ऑर्चिड लिमिटेड वाला सवाल करवाया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ऐसे जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ रही थी। अब वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो थोड़ा सा सवाल मुश्किल हो गया था उससे, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको हल्की सी रीडिंग करेंगे और फिर डायरेक्ट जंप करेंगे किसके ऊपर, रिक्वायरमेंट। डिटरमिन द मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी दैट MIL कैन इंकर फॉर मटेरियल एक्स, यानी कि मटेरियल एक्स के लिए वो कितनी मैक्सिमम कॉस्ट इंकर करेगा इन ऑर्डर टू अचीव इंक्रीज ऑफ 40 मिलियन इन टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहता है बताएं मैक्सिमम मैं मटेरियल एक्स पर केजी कितना खरीदूं कि जो अगले साल का नेट प्रॉफिट हो वो 40 मिलियन से बढ़ जाए। यानी कि मान लो कि अगर इस साल 100 मिलियन है, तो मैं चाहता हूं अगले साल जो है वो 140 मिलियन हो जाए, तो बताएं कितना मैं मटेरियल एक्स खरीदूं पर केजी। क्लियर। अब ये सवाल दो तरफ से इशारा कर रहा है, हो सकता है ये टारगेट कॉस्टिंग की तरफ चल जाए, ठीक है, हो सकता है टारगेट कॉस्टिंग की तरफ चल जाए, हो सकता है डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है डिसीजन मेकिंग भी हो कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना मटेरियल एक्स खरीदना चाहिए ताकि मैं अपने प्रॉफिट को 40% से इंक्रीज कर पाऊं। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन पढ़कर फिर सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे। तो मेरे प्लान में चल रहा है, मैंने कहा ठीक है ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग लग रहा है या टारगेट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग की तरह लग रहा है, तो इसको देखते हैं। अब ये 10 नंबर का, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वेश्चन को रीड किया होगा और फिर हम दोबारा कंप्यूट ब्रेक इवन सेल अमाउंट, यानी कि ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू, ऐसी ना, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू ये आ गया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ गया 10 नंबर का। तो मैंने देखा यार ये तो CVP का सीधा सवाल आ गया, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मैंने कहा ये तो हो सकता है, और जब मैंने एडजस्टमेंट के ऊपर नजर मारी तो मैंने कहा यार एडजस्टमेंट भी कुछ ज्यादा नहीं है, कोई 3 को एडजस्टमेंट है और 10 नंबर है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो कम से कम 8-7 नंबर तो आराम से यहाँ से निकाल लूंगा, कोशिश करूंगा 9 तक निकाल लूँ, ठीक है। 9 नहीं तो 8 तो 7 तो कहीं नहीं गए, ठीक है। मतलब ये ऐसा सवाल है, अगर मैं इसमें 7 नंबर लेता हूँ उसका मतलब 70 नंबर मेरा सही है, 8 नंबर लेता हूँ उसका मतलब 80 नंबर मेरा, 80% मैंने इसको सही कर लिया, ठीक है। हालांकि ये 90% तक भी सही हो सकता है। क्लियर। तो ये भी मेरे प्लान में आ सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ूंगा, आपने इस तरह से करके ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हमने जब सारा रीड किया था, रिक्वायरमेंट पढ़ी, रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैं कह ये तो याशी प्रोग्राम हो गया, ये तो ओवरहेड का चैप्टर, ओवरहेड का सवाल आ गया। और ओवरहेड में क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड मीन मुझे टोटल एफओएच बताना है ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे देख लेंगे मेरे पास डिपार्टमेंट को ना, जब सवाल को शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो ये पता चल गया 9 नंबर का सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। क्लियर है, बात समझ आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब 6 को करेंगे, फिर सेक्शन बी को भी इस तरह देखेंगे, सारा को देखेंगे। आपको लगता है सेक्शन बी का कोई ऐसा सवाल आ गया जिसके ऊपर मुझे कंट्रोल है, मुझे सारा वो आता है, मतलब कोई प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल आ गया, ठीक है, या बेसिक सा ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल आ गया, आपको लगता है ये मैं सारा इंजाम तक पहुंचा सकता हूँ इजीली, तो अब सेक्शन 20 को पहले स्टार्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। विच सेक्शन शुड बी स्टार्ट फर्स्ट, यू मे स्टार्ट द सेक्शन ए एज वेल और सेक्शन बी, ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है अगर सेक्शन ए स्टार्ट कर लिया तो सेक्शन ए के पहले पूरे सवाल करूंगा फिर सेक्शन बी में जाऊंगा, ये भी जरूरी नहीं है। अब पहला वाला सवाल तो एमसीक्यूज वाला तो पहला वाला हो गया, पहला दूसरा करें फिर आगे 8वां कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये पेपर प्लान ऐसे कर लेंगे, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। नॉर्मली सेक्शन ए आसान आता है, जो हमारी पिछली अटेम्प्ट गुजरी है उससे पिछले, यानी कि ये वाली जो अटेम्प्ट है ना, इससे पिछले अटेम्प्ट सेक्शन ए मुश्किल आ गया, सेक्शन बी आसान आ गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको प्लान करना है कि हम किस सेक्शन को पहले स्टार्ट करें, ए को बी को, और वो सवाल पहले करने हैं जो सबसे इजी होंगे। क्या मेरी बात ये समझ लग गई?
इसके रिगार्डिंग कोई सवाल ज़हनों में आता है तो पहले ये पूछ ले, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 को एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जी ठीक है। ये तो आपको पता ना कि पेपर में मार्जिन लगे होंगे, बार कोड्स के मार्जिन लगे होते हैं, आपने मार्जिन के अंदर इधर ही रहना है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलें जी। ठीक है जी। रिसेट टर्म का मार्च 26 का जी पेपर है, और सबसे पहले हम सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बस तरतीब से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज के। ठीक है, एमसीक्यूज में जब आप एग्जाम में एमसीक्यूज करेंगे तो एमसीक्यूज आपको पता है आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं या आंसर 1 लिखते हैं? नहीं नहीं, वैसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं या आंसर 2 लिखते हैं? आंसर शीट के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, आगे आप 2 3 जो भी लगाना चाहें। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन रखे होते हैं कि जिस बच्चे ने जो क्वेश्चन करना है वो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर ले, चेंज कर ले। ठीक है, और एमसीक्यूज बबल शीट में आ रहा है। ठीक है, और पहले वाला जो सफ़ा होगा उसके अंदर ऑलरेडी वो बबल्स की ऑप्शन होगी, गिवन होगी। ठीक है जी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड। कहता है इनमें से कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं होगी, किसमें? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। बच्चों जो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड होती है उसको क्या कहते हैं जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, कहता है बताएं इनमें से कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं है। 1 बाय 1 देखते हैं। पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। कहता है प्रोडक्शन में पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगा जी? अच्छा, प्रोडक्शन से रिलेटेड, चीज़ों को बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा COGM में आने वाला है, वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आने वाला है। अच्छा जी, फायर इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल। जी, रॉ मटेरियल की हिफाजत के लिए हमने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसका कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस जा रहा होगा, प्रीमियम जा रहा होगा, क्या ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है? ये भी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में आ रही है, तो ये भी नॉट का आंसर नहीं होगा। फ्यूल कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ बिटवीन वर्क साइट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कहता है प्रोडक्शन की ड्यूरेशन में फ्यूल कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ बिटवीन वर्क साइट्स। आपके पास एक से ज़्यादा वर्क साइट्स हैं, टाउन ए में है और टाउन बी में है, टाउन सी में है, तो जो स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है उसमें फ्यूल कॉस्ट आ रही है। तो फ्यूल कॉस्ट किस वजह से आ रही है? प्रोडक्शन की वजह से आ रही है, क्योंकि डिफरेंट साइड पे जाके प्रोडक्शन को देखना पड़ रहा है। मेरी एक फैक्ट्री जो टाउन ए में, एक फैक्ट्री जो टाउन बी में है। ठीक है, तो प्रोडक्शन की वजह से फ्यूल कॉस्ट आ रही है, तो क्या ये भी COGM का हिस्सा होगा? बिल्कुल हिस्सा होगा। इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। बच्चों ये तो फॉर सेल आ गई, ये तो क्या आ गया? फॉर सेल आ गई। ये तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट नहीं है, ये तो सेलिंग का कॉस्ट का हिस्सा बन सकता है, ये सेलिंग कॉस्ट का। तो विच ऑप्शन इज राइट? डेल्टा इज द करेक्ट वन। यहां तो कोई मसला? ओके, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। कहता है जर्नल एंट्री हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, अकाउंट, क्रेडिट। ये एंट्री इन चारों में से बताओ किसकी है? सीधी सीधी सी बात है, ये तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, तो सो सिंपल था, ये तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है। अब बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। डन जी, बात समझ लगी? क्या मैं बाकी तीनों को भी एक्सप्लेन कर दूं? पक्की बात? क्योंकि नॉर्मल लॉस की एंट्री आपको पता है हम स्क्रैप इन्वेंट्री से करते हैं। ठीक है, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अगर हमारे पास कंप्लीट जॉब कंप्लीट होता है तो जॉब कंप्लीशन की हम क्या एंट्री करते हैं जी? फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट।
और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की एंट्री का मतलब है कि हमने क्या किया, अपने कॉस्ट को कम रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कॉस्ट को और रिकॉर्ड करेंगे, तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होता है और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होता है। हाँ, और एबनॉर्मल लॉस में होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्लियर हो गया? थर्ड वन इज एन इंक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन इंक्रीज। कहता है अगर हम सेफ्टी स्टॉक को इंक्रीज करें तो बताएं उसके रिजल्ट में एन इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज हो जाएगा? होल्ड, वाह क्या बात है, जबरदस्त। ये मुझे कैसे पता चला? होल्डिंग कॉस्ट ही इंक्रीज होगा, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय OQ/2 प्लस इसके अंदर आता है ये सेफ्टी स्टॉक। ये सेफ्टी स्टॉक जो है ये यहाँ पर अगर आएगा, ये इंक्रीज होगा तो होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जबकि स्टॉक आउट कॉस्ट में ये सीन नहीं होता। स्टॉक आउट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी? एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, ये क्या आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड ओवर OQ यहाँ पर आता है। तो देखें फॉर्मूले में सेफ्टी स्टॉक यहाँ आ नहीं रहा, क्या ख्याल है? और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड ओवर OQ। और लीड टाइम तो आपको पता है, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करना और रिसीव करने के दरमियान में जो वक्त होगा वो लीड टाइम होता है। तो सिर्फ सेफ्टी स्टॉक आ रहा है होल्डिंग कॉस्ट में, तो इसका मतलब ये है अगर मैं सेफ्टी स्टॉक बढ़ाऊंगा तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब 3 MCQs मेरे सही जाते, अगर आप लोगों के भी सही जाते, ठीक है? अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू अजम्पशन ऑफ CVP। अभी जो मैंने आपको नोट्स दिए उसमें CVP की अजम्पशंस होंगी, जो मैंने आपको थ्योरी दी है उस थ्योरी में ये CVP के अजम्पशंस होंगे। जब हम CVP एनालिसिस करते हैं, CVP एनालिसिस सर्कमस्टांसिस के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। CVP एनालिसिस सर्कमस्टांसिस के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट, अगर मैं यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिर मुझे ये पता है जो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से होता है। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही मिसाल के तौर पर मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है 10,000, ठीक है जी। सेलिंग कॉस्ट आ रही है 20, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है मान लो 15, ठीक है। आंसर बताएं ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है जी? 10,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। इसका मतलब 2,000 यूनिट्स का मेरा ब्रेक इवन है। ये मैंने सेट कर लिया कि 2,000 यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये फिक्स कॉस्ट चेंज कर दूं, डेल्टा का मतलब है चेंज, ये डेल्टा का साइन बना रहा हूं, अगर मैं फिक्स कॉस्ट को चेंज करूं कि 2,000 सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं सेलिंग प्राइस को चेंज करूं तो क्या ये सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट चेंज करूं तो ये सेम रहेगा, चेंज रहेगा? तो हमारी असम्पशन क्या है? ये सब सेम रहता है, ये सब सेम रहता है, क्योंकि जब इनको बदलोगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेम नहीं रहेगा, अब वो भी बदल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन के लिए जो चेंजिंग आ रही है वो करने के बाद अब नहीं बदलना है किसी को। अब दोबारा थोड़ा भी कुछ भी बदलेगा ब्रेक इवन आपका वो नहीं रहेगा। अब ये नहीं कह सकते कि यार 2,000 जो मेरा ब्रेक इवन है पूरा साल ये रहेगा, क्योंकि नहीं, बीच में सेलिंग प्राइस बदल गई, अब ब्रेक इवन नया कैलकुलेट करो। ये असम्पशन होती है हमारी। डन जी? चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं। MCQ नंबर 4 वो ये कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट नॉर्मली अज्यूम टू रिमेन अनचेंज। क्या ये हमारी असम्पशन है? फिक्स कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं कि वो कांस्टेंट रहे, ऐसी है जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड में करते हो। लॉ ऑफ डिमांड में जब प्राइस और डिमांड के जब रिलेशन पढ़ते हो तो पहली बात ही होती है कि भाई सीट्रस असम्पशंस कि इनकम कांस्टेंट होगी, फैशन कांस्टेंट होगा, एडवर्टीजमेंट कांस्टेंट होगी, फिर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी। अगर ऐसा होगा तो वो होगा। इस तरह ही यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का अनचेंज अज्यूम करेंगे। डन जी? यहाँ तो कोई मसला? अच्छा, द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीरीज ऑफ ईच यूनिट सोल्ड, इसको देखते हैं जरा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट।
4 लिखा है। क्या ये हमारी अजम्पशन है जी? क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट को रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। प्रोडक्शन वॉल्यूम इक्वल टू सेल वॉल्यूम, क्या हमारी अजम्पशन होती है कि जो यूनिट प्रोड्यूस किए वही सेल होते हैं जी? अच्छा जी, प्रोडक्शन वॉल्यूम इक्वल टू सेल वॉल्यूम, क्या हमारी अजम्पशन होती है जितने यूनिट प्रोड्यूस किए वही बेचेंगे, या जो यूनिट बेचे गए हैं इसका मतलब उतने ही प्रोड्यूस होंगे? क्या ये मेरी अजम्पशन होती है? और इस अजम्पशन में हिडन यही होता है, इस अजम्पशन में हिडन यही होता है, इफ देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, इफ नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो हमारी अजम्पशन क्या होती है? प्रोडक्शन इज इक्वल टू जो यूनिट प्रोड्यूस्ड है वही यूनिट सोल्ड है। क्या ख्याल है? वॉल्यूम का मतलब क्या? यूनिट्स। तो प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू सेल यूनिट, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी अजम्पशन है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये भी अजम्पशन है, इसका मतलब अल्फा भी अजम्पशन है, चार्ली भी अजम्पशन है, डेल्टा भी अजम्पशन है। अब बच कौन गया? बीटा। इसका मतलब बीटा ही हमारी अजम्पशन नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी जरा देख लेते हैं जी। क्यों? द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेरीज फॉर ईच यूनिट सोल्ड, जैसे जैसे हम एक यूनिट बेचेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो वेरी कर जाएगा। और आपको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेरी करने का मतलब है कि इसके इंटरनली सेलिंग प्राइस बदली होगी या हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बदल गई होगी। तो हमने अज्यूम किया कि वो नहीं बदलने चाहिए। तो ये जो वेरीज लिखा है ये गलत लिखा है। अगर यहाँ पे होता कांस्टेंट तो फिर ये सही होता। तो दैट्स वाई कौन सी अजम्पशन नहीं है? ये बीटा वाली हमारी अजम्पशन नहीं है। डन जी। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा है द कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 42 आइडेंटिकल मशीन। एक कंपनी ने साइन किया कि हम 42 जो है वो आपको मशीन सप्लाई करेंगे। द प्रोडक्शन डेटा आर एज फॉलोज, द फर्स्ट मशीन रिक्वायर 100 लेबर आवर। बच्चों पहली मशीन कितनी देर में बनती है? 100 लेबर आवर में। लेबर आवर आर सब्जेक्ट टू 80% लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व कितनी? 80%, और 80% का उसने ऑलरेडी हमें बीटा बना के दिया हुआ है, यानी कि बी उसने ऑलरेडी हमें गिवन किया हुआ है। अगर बी गिवन ना भी तो हमें पता, हम खुद से कैलकुलेट कर लेते होते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, फॉर्मूला क्या होता है बी कैलकुलेट करने का? जी जी जी, log of 0.8 डिवाइडेड बाय log of 2। चेक करो ये आंसर आता है, ये वाला चेक करें, इसको फॉर्मूला लगाएं, ये आंसर आता है, देखें जरा। करें शाबाश, करें। log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, आंसर आ गया -0.3219। ठीक है जी। तो ये अगर बीटा नॉर्मली वो बीटा दे देगा आपको, ना भी देगा तो हमने कहा था कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें फॉर्मूला पता है बीटे का, बी फॉर्मूले का। इसका मतलब कैलकुलेट द टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड। मुझे क्या चाहिए? अच्छा, मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे 42 मशीन का एवरेज नहीं चाहिए, मुझे 42 मशीन की टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड चाहिए। इसका मतलब लर्निंग कर्व का सवाल आ गया। तो फॉर 5 नंबर क्वेश्चन में लर्निंग कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू रेस पावर b। ऐसी जी, क्या ख्याल है? हमें कितनी मशीन्स का चाहिए? टोटल आवर 42, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 42। तो y इज इक्वल टू a क्या होता है? टाइम फॉर फर्स्ट मशीन, वो कितना है? 100 टाइम्स x कितना है? 42 पावर -0.3219। ये एवरेज आ जाएगा। इस वाले आंसर से क्या आएगा? एवरेज आएगा 42 का। ऐसी है 42 मशीन का एवरेज टाइम आ जाएगा, यहाँ से एवरेज आवर्स आ जाएंगे। क्योंकि मुझे टोटल चाहिए तो इसी को दोबारा पलट के मल्टीप्लाई बाय 42 कर दूंगा, देन हियर इज आवर आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 1261 आवर। ये 1261 आवर्स कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? बीटा में नजर आ रहे हैं जी। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये बीटा ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। यहां तक कोई मसला? चलिए, एमसीक्यूज नंबर 6। अल्फा लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम द यूएसए। जी, अल्फा लिमिटेड ने यूएसए से क्या किया? एक कंसाइनमेंट इंपोर्ट किए जी। हमारे पास प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है और ये उनका टोटल आ गया जी।
क्वांटिटी कितनी, ए की है 20,000, बी कितनी है 30,000। वेट पर यूनिट, वेट पर यूनिट का मतलब क्या जी, इसका मतलब ये है हमारे पास जो वेट है एक यूनिट का कितने किलो है, 2 किलो, तो टोटल वेट कितना हो गया इनका, ए का 40,000 kg और बी का कितना हो गया 3 4 12 120,000 kg। और टोटल करें जरा, टोटल कितना हो गया 120 + 40 160,000 kg। क्लियर। कस्टम ड्यूटी and income tax for product A and product B are calculated on the basis of C and F। ठीक है जी। अच्छा, कैरिज एंड फ्रेट, वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। कहते हैं जो कस्टम ड्यूटी है और जो इनकम टैक्स है ए और बी का, यानी कि कस्टम ड्यूटी कितनी है 2 लाख और इनकम का टैक्स कितना है 1,10,000, ये टोटल है ना। अब मुझे नहीं पता कि ए के लिए कस्टम कितना लगा, बी का कितना लगा, ए का इनकम टैक्स कितना है, बी का इनकम टैक्स कितना, मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब ये है ये जो 2 लाख है ये 2 लाख ए और बी में बांटना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। अब अपोर्शन कैसे करना है, वो कह रहा है सी एंड एफ वैल्यू पर। ठीक है, सी एंड एफ वैल्यू पर, बात समझ आ रही है। सी एंड कैरिज एंड फ्रेट वैल्यू के ऊपर पोर्शन करना। अब कैरिज एंड फ्रेट वैल्यू की रेशियो क्या बनेगी, रेशियो क्या बनाना चाहेंगे 4/10, यानी कि 5.0 उड़ाना चाहोगे आप, ये 5.0 उड़ा रहे हो। अगर 5.0 उड़ाएंगे तो इसका मतलब जो ए की अपोर्शनमेंट होगी वो होगी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/10। याद हो कोई मसला, पक्की बात समझ आ रही है। आंसर कितना आया 80,000 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनकम टैक्स हमारे पास क्या बच्चों, इनकम टैक्स क्या हमारे पास एडजस्टेबल है। इसका मतलब आप आज ही तो खर्चा कल वापस आ जाना है, ये तो रिफंडेबल वाला सीन है। अगर ये रिफंडेबल है तो ठीक है, ये हमारी गेम से आउट हो गया, एक इसका कुछ नहीं करना। डन जी। आगे चलते, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री 168 क्या करना है, कहता है जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इज अपोर्शन, उसको अपोर्शन कर दो बेस्ड ऑन टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। वजह टोटल वेट हमने फाइंड कर लिया था 160 है, ऐसी है। इसका मतलब हमें करना क्या, डिटरमिन क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। सारा सवाल तो यहीं पर हो गया है, यहीं पे कर दूं या सेपरेट आपको शो करवा दूं, इधर ही कर दूं। ठीक है, ये जो 168 है इसमें सिर्फ ए का हिस्सा चाहिए, सिर्फ ए का चाहिए, तो 168,000 टोटल कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई बाय किसके ऊपर टोटल वेट, यानी कि क्या रेशियो बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 160, चलेगा ये 40 डिवाइडेड बाय 160, आंसर बताएं 42,000, ऐसी है। और बताएं ए के ऊपर क्या क्या खर्चा आया, एक आया था कस्टम ड्यूटी आ गई और एक ट्रांसपोर्टेशन और एक बच्चों इसका अपना कैरिज एंड फ्रेट चार्जेस वैल्यू 4 लाख, तो 4 लाख उसका कैरिज एंड फ्रेट वैल्यू भी तो आएगा। ये तीनों को ऐड करेंगे, ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। कितनी है टोटल कॉस्ट, ये टोटल हो जाएगी 4,80,000 और 42,000। प्रॉपर कर दूं इसको, ठीक है, क्या आंसर आया 522,000 और पर यूनिट हो जाना है तो डिवाइड बाय यूनिट्स कितने हैं 20,000, इसको डिवाइड कर दें 20,000 से तो आंसर कितना आ गया, कितना ₹26.1 पर यूनिट, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो दैट्स अ अल्फा। यहां तक कोई परेशानी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। ये एमसीक्यूज हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, ये 7 एमसीक्यूज हैं, लेकिन किसके मार्क्स, किसी के मार्क्स 2.5 हैं, किसी के मार्क्स 2 हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये 10 नंबर बनेंगे आपके, कुल मिलाकर ये 10 नंबर बनेंगे।
क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, पहला वाला सवाल आपको पता है ये बेसिक से था, पहला वाला सवाल बेसिक से था, दूसरा वाला आपके पास वर्क इन प्रोसेस से था, पहले वाला आपके पास इन्वेंट्री का था, अगर मैं साथ टॉपिक भी लिख दूं आपकी आसानी के लिए, दूसरा वाला सवाल वर्क इन प्रोसेस एमसीक्यूज था, तीसरा वाला सवाल जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से था, चौथा सवाल तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, सीधा सीवीपी का सवाल था, पांचवा सवाल लेबर का था जी, लेबर का लर्निंग कर्व का सवाल था, और छठा सवाल कौन सा था जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का था, पहला सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल था, और ये सातवां सवाल आ गया बीटा लिमिटेड प्रोसेस टू ज्वाइंट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, तो ये तो हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गया। From a single production process, joint production costs are allocated using the NRV value method. NRV value method के ऊपर हम क्या करेंगे, joint cost की allocation करेंगे to the X and Y. Product X is sold at split off point. जी कौन बिक रहा है जी? Product X जो है वो sold हो गया, ठीक है। काश प्रोडक्ट Y भी सोल्ड हो जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट वाई आला तलीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गया, और जब वो आला तलीम हासिल करने के इंग्लैंड चले गए तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, और वो प्रोडक्ट वाई से क्या बन गया, प्रोडक्ट जी बन गया। याद है ऐसे वाला हमने सवाल किया था, जॉइंट प्रोडक्ट में दो सवाल ऐसे थे, दो सवाल ऐसे जिनकी सेलिंग प्राइस नहीं थी, जो आगे फर्दर प्रोसेस हो गया, ये वैसे वाला सवाल चलना, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट कितनी है जी, जॉइंट कॉस्ट कितनी है जी 428 मिलियन, इसमें से प्रोडक्शन कितनी है x 40 kg है, और वो 10,000 पर kg का बेचा जाएगा जी, और y जो है 60 kg है, लेकिन आगे फर्दर प्रोसेस होगा, ये बेचा नहीं जाएगा, y तो जी होके बिकेगा, ठीक है। जब y को फर्दर प्रोसेस करेंगे, जब y को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 3000 kg हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही आ गई, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट जी कितना है 57, इसका मतलब 60,000 वाई जब प्रोसेस हुआ तो 57 रह गया, तो 3,000 किधर गए, तो 3,000 उसने कहा हमारे पास नॉर्मल लॉस है, और इसकी कोई हमारे पास स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है। नॉर्मल लॉस है, इसकी स्क्रैप वैल्यू हमारे पास नहीं, अगर स्क्रैप वैल्यू होती भी तो हमें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमें पता है ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, क्या आती है, कन्वर्जन कॉस्ट होती है, क्लियर। और जो नॉर्मल और स्क्रैप वैल्यू उसको तो हम मटेरियल में से एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ लगी। चले अब क्योंकि अभी मुझे इसका सोल्यूशन बनाना है तो थोड़ा सा डायग्राम से बना लेते हैं, थोड़ी सी बात समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट हमारा चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से इनपुट आया होगा, इनपुट से आउटपुट में हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, कितने प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। एक प्रोडक्ट एक्स है जिसको हमने क्या कर दिया, उधर ही बेचने का फैसला कर लिया, उधर ही सोल्ड कर लिया। एक्स की क्वांटिटी कितनी है जी 40,000, और वो 10,000 का बिक जाएगा, ऐसी है जी। एक्स की क्वांटिटी कितनी है 40,000 kg है, और वो एट द रेट ऑफ 10,000 पर kg बिक जाएगा, क्लियर हो गया, जानते हो कि मसला, ठीक है। वाई जो है, वाई की क्वांटिटी कितनी थी चेक करें ज़रा, 60,000 kg है, वाई हमारे पास 60,000 kg पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वाई बिका नहीं है, वाई आगे क्या कर गया, फर्दर प्रोसेस हो गया, ठीक है। आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आई, ₹3000 कॉस्ट है, ऐसे है। और बीच में नॉर्मल लॉस आ गया, नॉर्मल लॉस कितना आया 3,000 kg का नॉर्मल लॉस आया, और 60,000 इन हुआ, नॉर्मल लॉस 3,000 kg हुआ है। जब ये जी में कन्वर्ट हुआ होगा, जब वाई जी में कन्वर्ट हुआ होगा तो ये कितने kg रह गया होगा, 57,000 kg रह गया होगा, और ये कितने का बेचा जाएगा जी, एट द रेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, किस लिखा हुआ है, ये 11,000 का, ये 11,000 पर kg का बेचा जाएगा, तो ये जो बेचा जाएगा ये ₹11,000 पर kg का बेचा जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब बताएं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट पर kg ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट पर kg क्या है, क्या पूछा जी, प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट पर kg क्या है। अब प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट पर kg कैलकुलेट कर लेते हैं। याद है इसका हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ था, याद है आपको,
जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का छोटा सा हमने फॉर्मेट बनाया हुआ था। हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अच्छा एमसी प्रोडक्ट्स एमसीक्यूज के लिए ना, एमसीक्यूज के लिए तो वर्किंग के नंबर मेरा नहीं ख्याल मिलने वाले, उसमें तो सिर्फ जवाब के आपको नंबर मिलने हैं। तो जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं बनानी है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मजबूरी है कि मैं बना रहा हूँ, वरना एग्जाम में तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। डन जी, क्लियर। प्रोडक्ट एक्स आ गया, प्रोडक्ट वाई आ गया। ये यूनिट्स भी नहीं लिखने की जरूरत, मुझे बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है। एक्स के यूनिट कितने थे, 40,000 और वाई के थे 60,000, ऐसी है। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखने की जरूरत है नहीं है, डायरेक्ट बस एनआरवी लिखें, लिख दूं टोटल एनआरवी। कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, एनआरवी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस का बीच में कॉलम बनाना चाहे बना ले, वरना जरूरत कोई नहीं है उसकी। चले बना देता हूँ, मल्टीप्लाई करने में ज़रा आसानी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट में हमारे पास सेलिंग प्राइस पर केजी चल रहा है, तो केजी ले लेते हैं। ठीक है जी। और 40,000 यूनिट्स में हमारे पास जो यूनिट्स हैं इन फॉर्म ऑफ केजी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है एक्स का, 10,000। वाई का कितना है कोई पता नहीं है। यहाँ से हमारे पास एन और वी टोटल में आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करें और मिलियंस में आंसर बता दें बस, वरना आंसर तो बहुत वो आगे को निकल जाएगा। मिलियंस में आंसर बता दें, आंसर क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 400 मिलियन। कितना आ जाएगा आंसर जी, 400 मिलियन। ये 400 मिलियन ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की एनआरवी आ गई। वाई की एनआरवी क्या आएगी, वाई की एनआरवी क्या आएगी, क्योंकि वाई की सेलिंग प्राइस ही नहीं गिवन, वाई की सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। जब सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है तो इसकी एनआरवी फाइंड नहीं हो सकते। डन। अब चेक करना, अब यहां से देखना है, जब y z में कन्वर्ट हो जाएगा, जब y z में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो अब y जो है वो नहीं बिक रहा, y z बनकर बिक रहा है। बच्चों क्या y क्या बनकर बिक रहा है, y z बनकर बिक रहा है। अगर y z बन के बिक रहा है, इसका मतलब 60,000 केजी तो बिक ही नहीं रहे, बिक ही 57,000 केजी रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूज नहीं करूंगा, इसकी जगह 57,000 केजी यूज करूंगा। बात समझ आ गई। जो बन के बिक रहा है बच्चों उसकी क्वांटिटी यूज करनी है, ये बात समझ लगी। वहां उन सवालों में भी हमने ऐसे किया था, मेरी बात समझ आ रही है जी। फिर ये क्या है, जो जी बिक रहा है बच्चों, जो जी बिक रहा है वो कितने का बिक रहा है, वो 11,000 का बिक रहा है बच्चों। कितने का बिक रहा है, 11,000 का बिक रहा है। ये 11,000 बेचने के लिए मुझे 3,000 का खर्चा करना पड़ रहा है, ये 11,000 का बेचने के लिए मुझे 3,000 का खर्चा करना पड़ रहा है। तो एनआरवी के लिए क्या माइनस करूंगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इस सेलिंग प्राइस में से 11,000 माइनस 3,000 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 8,000। 57,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 करें, बताएं क्या आंसर आएगा। जी 456 मिलियन। ये 456 मिलियन हमारे पास एनआरवी आ गई, एनआरवी आ गई हमारे पास किसकी बच्चों, वाई की। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चों, अगर यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि फर्दर प्रोसेस हो रहा है, फर्दर प्रोसेस में सेपरेटली वो मटेरियल, सेपरेटली वो लेबर, सेपरेटली वो कन्वर्जन पूछ सकता था, न्यू मटेरियल एडिशन भी पूछ सकता था, फिर इसे आपको फिर वर्क इन प्रोसेस 2 बनाना पड़ना था, जिसके लिए अलग से क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ना था, ईपीयू बनाना पड़ना था। नॉर्मली जो ये यूनिट्स लिखते हैं, अगर सवाल जैसे कि हमने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का प्रॉपर सवाल किया था, ये 5600 यूनिट 1000, ये कौन से यूनिट्स ले रहे होते हैं, ये जो ईपीयू से यूनिट्स आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं असल में। क्लियर है। अभी यहाँ पे सिंपल था इसलिए हमने डायरेक्टली ये यूज कर लिए। दोनों को ऐड करें, 856 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे लास्ट में एलोकेशन कर दें, और मैं एलोकेशन में डायरेक्टली कॉस्ट पर केजी लिखने वाला हूँ, क्योंकि टाइम सेव करना है, यहाँ में इसके तो नंबर मिलने वाले नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से बहुत काम शॉर्ट कर सकता हूँ जी। सिर्फ कॉस्ट पर केजी एक्स की चाहिए, तो एक्स कितना है, 400 आउट ऑफ 856 मल्टीप्लाई बाय टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 428, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा
प्लीज 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 मेरी बात सुनिएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 428, ये मेरे पास ए की क्या टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी? अगर इसी को डिवाइड कर दूं यहीं पर ही, केजी कितने हैं, यूनिट्स कितने, 40,000, इसी को ही डिवाइड कर दूं 40,000, तो यहाँ पे पर केजी मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आता है? ₹5,000 पर केजी। तो ये मेरे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैं बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ क्योंकि समझाना है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट वाइज किया हूँ। मेरी बात समझ आ गई है? क्लियर? वरना अगर मुझे इसको ऐसा ना करना होता, अगर ऐसा ना करना होता तो ये मैं कुछ भी ना बनाने, ये कुछ भी ना बनाता मैं। बात समझ लगी? ठीक है जी। एमसीक्यू डन जी। चलो जी, एमसीक्यूज शायद साथ में थोड़ा परेशान करता, कैलकुलेट करना, और फिर भी जो आपका आंसर मान लो, आपका आंसर मान लो 5,000 ना आता तो 5,000 के करीब करीब भी आता तो अपने करीब करीब आंसर लगा देने। क्लियर है? ठीक है जी। एमसीक्यूज का ये फायदा होता है कि गलती पता चल जाती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जफरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट। जफरी इंडस्ट्रीज क्या करता है जी? सिंगल प्रोडक्ट को सेल करता है। पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जफरीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट A5। बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उसी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, A5 को, यूजिंग रॉ मटेरियल X10। इसका मतलब A5 को बनाते हैं और A5 को किस रॉ मटेरियल से बनाते हैं? X10। ऐसी है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल X10 चलनी है, तो सारी कहानी मेरी किससे चलेगी जी? X10 से चलेगी। सारी कहानी मेरी X10 से चलेगी। अच्छा जी, टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट A5 आर एस्टिमेटेड 360 मिलियन। बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल सेल आ जाएगी विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹1000 पर केजी। 1000 पर केजी हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइसेस की आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट सर। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस कितनी हमारे पास आ जाएगी? 1000 पर केजी आ जाएगी। यहां से मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ सकते हैं बच्चों। टोटल सेल कितनी आ गई? 360। और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई बच्चों? 1000 आ जाएगी। क्या यहां से यूनिट सोल्ड आ सकते हैं जी? $360 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000, आंसर कितना है जी? 360,000 kg। ये किस लिए फाइंड किए जी? एनुअल डिमांड के लिए। बहुत अच्छे, वेल डन, एनुअल डिमांड के लिए। चलिए, ऑब्वियसली जितने यूनिट बेचूंगा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो फिर इतने बनाए होंगे, इतनी बनाई या परचेज किए होंगे। ठीक है। टोटल परचेज प्राइस फॉर रॉ मटेरियल एक्स। रॉ मटेरियल एक्स की टोटल परचेज प्राइस कितनी है जी? 380 पर केजी। ईच केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ईच केजी ऑफ रॉ मटेरियल X10 yield 0.9 kg product A5 resulting in a normal loss 0.1 kg of input। इसका मतलब ये है कि ईच केजी ऑफ रॉ मटेरियल X10, जो X10 का एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए जो X10 लगता है, वो बच्चों को कितना लगता है? 0.9 kg लगता है। 0.1 kg क्या आता है? A5 को बनाने के लिए लॉस हो जाता है। डन जी। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द परचेज प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इज 10%। ये इन्वेंट्री हमारे पास क्या आ गई? 10% आ गई। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस 10% है। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ से होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। 380 मल्टीप्लाई बाय 10%, आंसर कितना आया? 38। ये 38 क्या होगी आपके पास? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपके पास आ जाएगी। यहां तक कोई मसला? अच्छा जी,
ये जो लॉस होगा बच्चों, ये जो लॉस होगा, इसका मतलब है मैं यूनिट्स बनाने के लिए कितने केजी खरीदूंगा? 360 केजी। बच्चों ये 360 केजी सारे के सारे प्रोडक्शन में तो इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि यहां से मुझे लॉस होगा 0.1 का। यहां से लॉस कितना होगा? 0.1 का 10% का लॉस होगा। जब 10% का लॉस होगा तो 360 केजी तो नहीं खरीदूंगा। एनुअल डिमांड ये तो नहीं होगी। अगर लॉस ना होता तो यही एनुअल डिमांड थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां से मैं एनुअल डिमांड निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? 360,000 ये पड़ा होगा 90% पर, 90% पड़ा हुआ। इसको 90 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, या 0.9 से चुपचाप डिवाइड कर लें, तो आंसर ये जो आएगा ये आपके पास केजीज आ जाएंगे, जो कि आपके पास एनुअल डिमांड बनेगी। क्या आंसर आता है इसके लिए? 400,000। ये जो 400,000 आया, ये आपके पास एनुअल डिमांड बनेगी। अच्छा, एग्जाम में आप इस तरह करेंगे, फेस के ऊपर वर्किंग करेंगे? नहीं, एग्जाम में ये जो मैंने बल्कि आपको ना मैं एग्जाम पैटर्न पे करवाता हूँ। ये तो मैंने समझाना तो इसलिए साथ साथ वर्किंग करता चला जा रहा होता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको एग्जाम में करना है तो मैं फॉर एग्जाम्पल चले इसी को मैं एग्जाम पैटर्न पे करता हूँ। मैंने पहली वाली लाइन पढ़ी, ये पढ़ा, देन मुझे पता चल गई मेरे पास एनुअल डिमांड है। मुझे क्या पता अगर लॉस चलना है, तो इसको मैंने एनुअल डिमांड की वर्किंग बनाई। सबसे पहले मैंने पढ़ा ईओक्यू फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया होगा? ईओक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया होगा। तो मैंने लिखा होगा ईओक्यू का फॉर्मूला लिखा होगा। तो ईओक्यू का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे अभी जैसे ही मैं सवाल को एंड करूंगा ना, इसके फिर आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, फिर देखते हैं वहां से क्या फर्क पड़ता है। फॉर्मूला क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय जी एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय जी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऐसे इन सारों को वर्किंग में ले जाऊंगा। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, तीनों को वर्किंग में ले जाऊंगा। ठीक है, तीनों को वर्किंग में ले जाऊंगा। सबसे पहले वर्किंग 1 बनाऊंगा, ये मेरे पास बनेगी एनुअल डिमांड की। क्लियर? अगर तो बहुत बेसिक वर्किंग है तो फेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल डिमांड हमारे पास कैसे आई थी जी? कैसे आई थी यार? हाँ, 360 मिलियन। 360 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000, आंसर कितना आया था? 360,000। ये केजी था। फिर पता चला इसमें लॉस भी है, तो 0.9 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 400 केजी आ गया। ये 400 केजी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 400 केजी मेरे पास एनुअल डिमांड, ये मेरे पास एनुअल डिमांड यहाँ से आ जाएगी। याद रखो मसला। अच्छा, ये जो एनुअल डिमांड 400 केजी आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में जाके लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 400 केजी। फिर वर्किंग नंबर आपके पास 2 आ गई। वर्किंग नंबर 2 कौन सी होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और वर्किंग नंबर 3 आपके पास आ जाएगी, यहीं पे कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये आपका वर्किंग नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, चले आज एनुअल डिमांड का ताल्लुक था पॉइंट नंबर 1 से, पॉइंट नंबर 2 से। इन दोनों का ताल्लुक एनुअल डिमांड से था। पॉइंट नंबर 3 में आ जाए। पॉइंट नंबर 3 में होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास? 38। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट आ गई 380 का 10%, दैट इज दी 38। एक ये मेरे पास आ गया। डन जी, इसको यहाँ पे लिख लिया हमने। रॉ मटेरियल एक्सटेंड स्टोर इन अ पब्लिक वेयर हाउस दैट चार्ज ₹1 kg पर मंथ। जी क्या चार्ज करें जी? ₹1 kg पर मंथ, along with the fixed storage charge 12,000 पर मंथ। कहता है इसके अलावा बच्चों पहला वाला क्या जी? रॉ मटेरियल स्टोर। बच्चों रॉ मटेरियल क्या कर रहा हूं मैं? स्टोर कर रहा हूं। ऐसे ही बच्चों ये जो रॉ मटेरियल को स्टोर करना है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बच्चों होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या बनेगी? 1 मल्टीप्लाई पर मंथ है, तो पर एनम पर जाने के लिए मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा। और ये जो फिक्स है बच्चों, इसका हमारे से कोई ताल्लुक
नहीं है, ये तो फिक्स कॉस्ट, ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। तो हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट आ गई पॉइंट नंबर 4 से, तो पॉइंट नंबर 4 से स्टोरेज कॉस्ट आ गई जी। स्टोरेज कॉस्ट कितनी आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर कितना आ गया, ये हमारे पास आंसर 12 आ गया। डन जी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, ZIL incur a variable transportation cost ₹10 per kg and a fixed delivery charges ₹15,000 per consignment। प्लीज बड़े ध्यान से ये लाइन पढ़ें, जो आपको लग रहा होगा वो नहीं होगा, इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और फिर मुझे ये बताएं कि ये मेरे पास दो यहां से अमाउंट आ रही हैं, एक ZIL incur a variable transportation cost ₹10 per kg, एक आ रहा फिक्स डिलीवरी चार्जेस ₹15,000 पर कंसाइनमेंट। मुझे बताएं क्या ये जो वेरिएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्या ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है? नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हमने तय कर लिया ऑर्डरिंग कॉस्ट है। फिर आगे फर्दर इसकी नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है। क्या अब ₹10 पर केजी को कंसिडर करूंगा? यस और नो? नहीं करूंगा, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट में रिमेन सेम रहती है, क्योंकि जब 4 लाख का ऑर्डर आएगा, 4 लाख का ऑर्डर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, ये तो 4 मिलियन रिमेन सेम रहेगा, जो मर्जी केस हो। बेशक ऑर्डर क्वांटिटी 10,000 हो, 5,000 हो या EOQ हो, क्या फर्क पड़ता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहता है। जब मैं 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, तीनों डिफरेंट सिनेरियो में, मान लो डिस्काउंट भी मिलता तो भी ये सेम रहता, EOQ में भी यही रहना है, EOQ के अलावा कोई और ऑर्डर क्वांटिटी थी उसमें भी इसने सेम रहना है। तो ये हमारी गेम का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट है जिसको हम कंसीडर नहीं करते, हम तो पर ऑर्डर करते हैं। अब आगे चलें। अब जो बच्चा रट्टा लगा कर गया होगा ना, वो बेचारा मारा जाएगा, वो वेरिएबल को पिक कर लेगा और फिक्स को इग्नोर कर देगा। हालांकि यहां पे वेरिएबल इग्नोर चलना था, फिक्स डिलीवरी चार्जेस 15,000 पर कंसाइनमेंट है। पर कंसाइनमेंट का मतलब, हाँ ये तो पर ऑर्डर है, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। ये 15,000 का ताल्लुक ऑर्डर से है, ये 15,000 का ताल्लुक पर कंसाइनमेंट से है। अगर लिखा होता 15,000 पर मंथ, इसका मतलब ये टाइम कॉस्ट है, ये तो पीरियड कॉस्ट है, ये तो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, तो पीरियड कॉस्ट है। बस समझ आ रही है जी? तो अगर फिक्स चार्जेस 15,000 पर मंथ होता तो ये भी इग्नोर करता, लेकिन पर कंसाइनमेंट है तो फिर ये मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बन गया, तो 15,000 तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। लास्ट पढ़ते हैं छठे वाला, फिर साथ में पढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आर एस्टिमेटेड 10,000 पर ऑर्डर। बिल्कुल, ये तो क्लियर कट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। ZIL मेंटेन सेफ्टी स्टॉक 15,000 kg, और 15,000 kg का ZIL का कह रहा जी सेफ्टी स्टॉक रख रहा है। यहां तक कोई मसला? 15,000 का सेफ स्टॉक रख रहा है। फिलहाल इस 15,000 का हमने कुछ करने वाला नहीं है, हमने कौन सा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है नहीं? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 15,000 और 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 15,000 और 10,000। दस हजार वाली कौन सी थी? 10,000 वाली का नाम क्या था? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट था। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है जी? परचेज डिपार्टमेंट। डन जी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया, यहाँ से होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 10 और 15 25 आ गया, और 38 और 12 कितना आ गया? 50 आ गया। इनको इनकी जगह पर पार्क करें ज़रा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ गया? 25,000, तो 25,000 इधर आ गया, और हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 50 50 इधर आ गया। एंड हियर इज आवर आंसर। आंसर इज जी कितना? 20,000 kg। ये 20,000 kg ये EOQ होगा, ठीक है। और आपको पता है EOQ हमारे पास सबसे मिनिमम कॉस्ट पर आ रहा होता है। यहां तक देख लें, कोई परेशानी? चलें आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पर आ जाएंगे, ठीक है। एक सवाल और हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तरतीब से चलते रहें बस फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर कह रहा है मजिंटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। मजिंटा क्या करता है जी? 2 प्रोडक्ट को बनाता है जी, प्रोडक्ट ए एंड बी को। मैनेजमेंट इज करेंटली कंसिडर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट सी। मैनेजमेंट क्या चाह रही है भाई? ए और बी बना रहे हो ना, ए और बी बना रहे हो, तो मैनेजमेंट कहती है यार ऐसा करते हैं, एक नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं अगले साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर से ना हम ए और बी के साथ सी भी बनाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों? सोचो ज़रा, अगर ए और बी बना रहे हैं और ए और बी के साथ सी भी आ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है सी और बी के रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा। क्या ख्याल है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम MIL's बजट फॉर, आपको पता है ये बजट आ गया, अच्छा ये बजट आ गया, MIL बजट फॉर नेक्स्ट ईयर का बजट आ गया, और जो भी बजटेड इंफॉर्मेशन होगी उसका ताल्लुक डिसीजन मेकिंग से होगा। रिलेटेड टू प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी कि बजटेड ए एंड बी है, यानी कि जो अगले साल हम ए और बी बनाएंगे वो ये बनाएंगे। ए कितने बनाएंगे? ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, रुपीस इन मिलियन है। ए की सेल करेंगे 500 मिलियन, बी की 680, टोटल आ गया, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव बजटेड फिगर। चलें, थोड़ा सा प्रोग्राम बन गया, बजटेड इन्फॉर्मेशन आ गई है। पहले हम 2 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब सी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, डन जी। ए एंड बी बनाया, सी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जरा रिक्वायरमेंट पे जंप करते हैं। डिटरमिन मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी, मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी कैन इंकर। अच्छा, अगर तो ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल होता है, अगर होता है टारगेट कॉस्टिंग में हमने डिसीजन नहीं लेना होता। टारगेट कॉस्टिंग में हमने एक जो प्रोडक्ट होती है हमने देखना होता है कि हाँ, हमने देखना होता है कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आ रही है, ऐसी जी, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आ रही है। बात समझ आ रही है? क्लियर? अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट से हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो कि टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? डिसीजन मेकिंग का ही सवाल है। ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग का ही सवाल है। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी बनाए थे, अब सी को हमने क्या करना है? बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में एग्जामिनर और आगे क्या कहता है। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन आ गया। लेबर इज पेड एट नॉर्मल वेज रेट 200 पर आवर। लेबर को हम क्या पे कर रहे हैं जी? 200 पर आवर पे कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कितना है जी? 10% है। वेरिएबल ओवरहेड कितना है जी? 600 पर लेबर आवर, अप्लाई टू ऑल ओवर वर्क। ये सारे ओवर वर्क के ऊपर 600 रुपया वेरिएबल ओवरहेड लग जाएगा। यहां तो कोई मसला? The following estimated relate specifically प्रोडक्ट सी। The following estimate, अब सारी बातें किसके लिए होने लगी हैं? प्रोडक्ट सी के लिए होने लगी है। सेल ऑफ प्रोडक्ट सी आर एस्टिमेटेड 2 मिलियन। सी की सेल कितनी है बच्चों? 2 मिलियन है, और सेलिंग प्राइस कितना जी? 190 पर केजी। Introduction of product C will reduce the supply of product A by 5% and product B by 10%। ये तो मैंने पहले कह दिया था, जब C आएगा वो A के रिसोर्सेज तो कंज्यूम करेगा, तो जब A के रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा A और B तो कम बनेंगे। फिर तो A कितना कम बनेगा? will reduce the sale A by 5% and B by 10%। इसका मतलब ये जो A मुझे, अच्छा ये सेल का है 5%, अगर सेल के यूनिट्स हों उसको कम भी कर सकते हैं, अगर यूनिट्स गिवन ना हो तो जो सेल अमाउंट आ रही है उसको कम करते हैं। इसका मतलब जो 500 नजर आ रही है ये 500 नहीं है, ये 95% पे है। यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है? अगर सेल कम होने वाली है तो साथ वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम होगी, है ना? याद है हमने सवाल किया था डेनमार्क वाला, ये हमने वहीं सवाल टारगेट कॉस्टिंग में सवाल किया था, वो डेनमार्क आइसक्रीम वाला, याद है? उसमें जब सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था तो साथ वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। यूनिट ज्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस बात है वेरिएबल कॉस्ट भी तो ज्यादा लगनी है। तो अगर सेल वॉल्यूम % से कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम होगा, तो क्यों ना मैं कंट्रीब्यूशन को डायरेक्ट कम कर दूं? कर सकता हूं? यस और नो? हाँ, कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर हम पॉइंट नंबर 1 को देखें तो इसका मतलब ये जो 100 है
इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितने से डिक्रीज होगा, 5% से कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा, यानी कि कितने से डिक्रीज हो रहा है कंट्रीब्यूशन, 5 से। डाउनवर्ड एरो लिख दिया मैंने। यहां तक मेरी बात समझ लग रही है, या 5 के साथ ब्रैकेट लगा दूं, समझ लग रही है ऐसे। और बी 10% है, तो बी की कंट्रीब्यूशन कितना डिक्रीज करेगा, 20 से डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान तो कोई मसला। चलें आगे चलते हैं। each kg of product C require 1 kg of material X and is subject to normal process loss of 3% of input. जनाब, each kg of product C require 1 kg of material X, यानी कि जो 1 kg C का बनता है वो 1 kg material X से बनता है, and is subject to normal loss 3% of input, यहाँ पे normal loss आ जाता है। Conversion of material X into product C would require 0.05 hour per kg of product C। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। MIL नॉर्मल लेबर कैपेसिटी, MIL की नॉर्मल लेबर कैपेसिटी कितनी है जी, 440 आवर्स है, 440,000 आवर्स है। कहते हैं इससे ज़्यादा हमारे पास आवर्स नहीं है काम करने के लिए। any hour work in excess of this capacity paid at 5% प्रीमियम। कहता है अगर इससे ज़्यादा काम करेंगे तो फिर 5% प्रीमियम देंगे। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रही है कि सवाल में क्या आ रहा है, सवाल में क्या आ रहा है, ओवर टाइम आ रहा है, सवाल में ओवर टाइम आ रहा है। इसका मतलब अगर सवाल में ओवर टाइम आ रहा है तो ये नॉर्मल आवर 440,000 मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, इसका मतलब काम इससे ज़्यादा करवाना होगा, तभी तो ओवर टाइम आएगा। ओवर टाइम आएगा तो ओवर टाइम प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा। Labor hours saved from reduced production of product A and B may be utilized for product C at the normal wage rate। कहता है यहां से जो सेल कम हुई है 5%, 10% ऐसी है, वहां से यूनिट्स कम हुए होंगे। इसका मतलब A और B की जब सेल कम हुई है, सेल यूनिट्स कम हुए हैं, यूनिट्स कम बने हैं, वहां से जो टाइम बचा है वो टाइम कहां पे इस्तेमाल हो रहा है जी। कहता है लेबर आवर सेव फ्रॉम ए एंड बी में यूटिलाइज फॉर प्रोडक्ट सी, और उसको नॉर्मल वेज रेट यानी कि 200 वाला रेट मिलेगा। 15 न्यू सुपरवाइजर विल बी हायर्ड एट मंथली सैलरी ऑफ 180 ईच। कितना सुपरवाइजर, 15। मंथली सैलरी कितने ले रहे हैं, हर एक 180,000 ले रहा है। क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर पे जा रहा हूं तो यहां से मेरे पास कैलकुलेशन हो सकती है 15 मल्टीप्लाई बाय 180 पर मंथ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा, पूरे साल में निकल जाऊंगा जी। मिलियंस में बता दे, $32.4 मिलियन कह सकता हूं। 32.4 मिलियन से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी सी की, ठीक है, सी के आने से 32.4 मिलियन फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। डन जी। अब सारा सवाल पढ़ लिया। अब सवाल पढ़ने के बाद डिटरमिन मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी। अगर मेरे करवाने से पहले एक मरतबा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता, फिर डिस्कशन करते फिर ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता। अब यहाँ से जब आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी, तो क्या लगता है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूँगा, करना क्या है मुझे। सवाल सारा पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी मटीरियल एक्स कितना खरीदूं कि प्रॉफिट 40 मिलियन से इंक्रीज हो जाए, टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि हम किस साल बताया उसने, कौन से किस साल में, नहीं ईयर्स नहीं बताया। हम नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो टोटल नेट प्रॉफिट है बस वो 40 मिलियन से ज़्यादा हो जाए। पहला वाला प्रॉफिट कितना ये भी नहीं मुझे पता, प्रॉफिट अगले साल का 40 मिलियन से ज़्यादा हो जाए यही मैं चाहता हूँ। वो 40 मिलियन का ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए मैक्सिमम मैं एक्स कितना खरीदूँ, क्योंकि एक्स खरीदूँ, क्योंकि सी बना रहा हूँ ना तो सी में एक्स इस्तेमाल होगा। अब वो कितना खरीदूँ, अब ये है। अब मसला सवाल को स्टार्ट करने से है, कहाँ से करूँगा ये। अगर आपको ना पता चले, अब मैं बताने लगा हूँ वो जो बच्चा एग्जाम में फील करता है। अब नई स्टूडेंट को पता चलना कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कोई पेट फॉर्मेट नहीं है इसका। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं जितने भी सवाल आपको फॉर्मेट से करवा दूं, एग्जाम में मैं आपको पहले एक बात बता दूं, सम टाइम अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को माइंड में लेके पक्का जाएंगे तो सम टाइम वो फॉर्मेट जो है
वो आपके आंसर लिखने में रुकावट क्रिएट कर देगा। अब हर एक चीज को फॉर्मेट में लाना चाहोगे, वो सवाल उस फॉर्मेट का ही नहीं होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? डन जी। अगर चीजें आपके फॉर्मेट के फ्रेम में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके फॉर्मेट के फ्रेम में नहीं आ रही है, तब जो सवाल कह रहा है बस वो करते जाओ, बस कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? जहां जहां फॉर्मेट बनता होगा, मैं तो इसको भी फॉर्मेट से कर दूंगा, लेकिन जो फॉर्मेट आप सोच रहे होंगे, सवाल जरूरी नहीं उस फॉर्मेट पर पूरा उतर रहा हो, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। बात समझ आ गई? इसलिए ये माइंड में रखना कि अगर आपको फॉर्मेट से हटना पड़ जाए, हट जाना। आपको रैंडमली कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो कर देना। नंबर 10 में से 5-6 निकाल लोगे आप आराम सुकून से। और इस सवाल में वर्किंग करते करते 7 नंबर आराम से निकालो। 7% मतलब 70% निकाल गए, और 50% का तुम्हारा टारगेट है। आप 20% सरप्लस पर, तो ठीक है, फाइन है ये तो। बात समझ आ रही है? 80% निकाले, 90% निकाले ना, 10 के 10 करें। क्लियर? इसमें से क्या, जैसे मैंने ये कैलकुलेशन की, क्या ये हो सकता है हर एक पॉइंट को अलग अलग सॉल्व कर लो? क्या पॉइंट 1 सॉल्व होता है, कर लो, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, अलग अलग सारों में कर लो। एट द एंड फिर आपको जो समय लगता है, फिर एट द एंड जो रिमेनिंग टाइम होगा, उस रिमेनिंग टाइम पर आप उसको सॉल्व कर लो। आराम से से आप 50, 60, 70% गेन कर लोगे मार्क्स। बात समझ आ गई? पहले वर्किंग अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि सवाल को कहां से स्टार्ट करना है, तो वर्किंग खेल लो, सारी वर्किंग बना लो, फिर जो समझ आ रहा है वैसे वैसे उसको बुनते रहो, बनाते रहो, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर हो गया? चले, क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं तो आपको सिस्टमैटिक वे से लेके चलूंगा। नंबर 1, मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी। मैं तो हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा, उस रिक्वायरमेंट को लिखूंगा, वहां से मुझे रास्ते नजर आएंगे। डन जी। तो रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है आपसे, बच्चों बोलो रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी को माइंड में रख के चलूंगा। मजिंटा इंडस्ट्रीज है जी सवाल का नाम। मजिंटा लिमिटेड। रिक्वायरमेंट क्या थी जी? बच्चों बोलो यार क्या थी? मटीरियल एक्स मैक्सिमम केजी। ठीक है, रॉ मटेरियल एक्स कॉस्ट टोटल में नहीं चाहिए, पर केजी में चाहिए, ऐसे ही है। बताएं इसका फॉर्मूला क्या होगा? बच्चों बोलो ना। हाँ, ये मुझे चाहिए, कॉस्ट पर केजी चाहिए, कॉस्ट पर केजी चाहिए। फॉर्मूला टोटल कॉस्ट, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल केजी करूंगा ना। हाँ, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल केजी लिखूंगा, ये तो वैसे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ तो कोई मसला? इसका मतलब क्या है, मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए और टोटल रॉ मटेरियल के केजी चाहिए। डन जी, मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों को क्या करूंगा, हम ढूंढ कर लेकर आएंगे। इनको दोनों को क्या करेंगे, हम ढूंढ कर लेकर आएंगे। डन। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं और इनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट को ढूंढते हैं जी। इसके लिए वर्किंग नंबर 1 बना लेता हूँ, ये वर्किंग नंबर 1 से जाके ढूंढ कर लेकर आता हूँ। वर्किंग नंबर 1 पर आ जाए। वर्किंग नंबर 1 क्या ढूंढना जी? रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से अगर फॉर्मूला लिख लेंगे, यहां से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने करना क्या। देन टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब ये रॉ मटेरियल मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बच्चों रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट सोचो ये कैसे कैसे आ सकती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये जो सारा डेटा गिवन है हमारे पास, लेबर की इंफॉर्मेशन है, ये देखें लेबर की इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल ओवरहेड की इंफॉर्मेशन है, कंट्रीब्यूशन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, सेल है। तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या बच्चों मैं रॉ मटेरियल के लिए फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? बच्चों प्लीज देखिएगा जरा, क्या मैं यूज कर सकता हूं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। क्या ये यूज कर सकता हूँ? देखिएगा जरा, क्या ये यूज कर सकता हूँ? क्या इसको यूज करके ये मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी जो मुझे चाहिए? पक्की बात। अब यहां से रास्ते मिलते रहेंगे आपको, यहां से रास्ते मिलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट चाहिए और यहाँ से टोटल वेरिएबल ओवरहेड चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, तो हम ये सब कुछ वाइंड अप कर देंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ लगती है? ओके। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी आपको पता है डायरेक्ट लेबर आवर के ऊपर है, तो ये दोनों मेरे पास नहीं है, ये दोनों, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी मेरे पास नहीं है, ये दोनों वर्किंग में से आने वाले हैं। मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। सबको ढूंढना है मुझे अब, तो सबको ढूंढने के लिए ठीक है, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में निकल जाऊंगा और इनको ढूंढ ढूंढ कर लेकर आऊंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, अपना वेरिएबल कॉस्ट को, इसको कर लेते हैं वर्किंग 1 थे, वर्किंग 1.1 कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसको वर्किंग 1.1 वर्किंग 1.1 से ढूंढ कर लेते हैं। तो वर्किंग 1.1 क्या करूंगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं बच्चों? समझ आ रही है? कुछ समझ आ रही है? मैंने कहाँ स्टार्ट किया? रिक्वायरमेंट से स्टार्ट किया, आगे चीज़ों को चलाता जा रहा हूँ। डन जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ सकता है? एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस पैनल से आ सकता है? आ सकता है। सेल टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन यूज कर सकता हूँ? यस और नो? ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगा सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये सब कुछ मुझे प्रोजेक्टेड करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए करना है, अगले साल के लिए करना है। यस सर नो? क्या सेल मेरे पास आ सकती है? चेक करें, सेल क्या मेरे पास आ सकती है? चेक करें बच्चों, सेल कितनी आएगी मेरे पास? सेल में कितनी आएगी? 2 मिलियन, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 190, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 190। क्या ख्याल है? जो सी बनाऊंगा उसके लिए रॉ मटेरियल एक्स कितना आएगा, तो कितनी आएगी सी की सेल? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 190। यहां तो कोई मसला? आ जाए जरा, ये क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात? ये सब कुछ सी के लिए हो रहा है, सब कुछ किसके लिए हो रहा है? फॉर सी, सी के लिए। तो सेल कितनी थी? 2 मिलियन, 2 मिलियन थी, मल्टीप्लाई बाय 190। आंसर बताएं क्या आया? 380 मिलियन। ये 380 मिलियन मेरे पास आ गया। माइनस कर दूंगा यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बैलेंसिंग आएगा, ये तो मुझे पता है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन जो है इसको ढूंढ कर लेकर आना पड़ेगा। अब कंट्रीब्यूशन नहीं है तो दरवाजे पर दरवाजे ऑटोमेटिकली अब खुलते रहेंगे आप। इसका मतलब ये वर्किंग 1.1 होगी, तो इसको कहाँ से ढूंढ कर लेकर आते हैं? वर्किंग 1.2 से ढूंढ कर लेकर आते हैं। चलें जरा वर्किंग 1.2 पे चलते हैं और इसको वहाँ से ढूंढ कर लेकर आते हैं। वर्किंग 1.2 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। और ये टोटल कंट्रीब्यूशन किसके लिए? सब कुछ फॉर सी के लिए। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका फोकस बना रहे। डन जी? यहां तो कोई मसला नहीं। टोटल कंट्रीब्यूशन सी के लिए पहले उसने कंडीशन ये लगाई थी कि भाई मुझे वो रॉ मटेरियल बताओ जिससे मेरा कितना का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। क्या था? कितना था? 40 मिलियन का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले तो ये होगा। यस और नो? अगर मैंने टोटल नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना है 40 मिलियन से, ऑब्वियस बात है कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो ये होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंक्रीज इन प्रॉफिट, और ये इंक्रीज इन प्रॉफिट वाली बात कहां से मुझे पता चली? ये रिक्वायरमेंट से पता चली। मैं हिंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि पता चले कौन सी बात कहां पर की गई थी। कितना कितना जी? 40 मिलियन। यहां तक कोई मसला? ये 40 मिलियन का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए मुझे कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े। वो सेक्रीफाइसेस क्या? नंबर वन, मेरे पास ए और बी दोनों की सेल कम होगी। ए और बी दोनों की सेल कम होगी। ए की भी सेल कम हुई है और बी की भी सेल कम हुई है। इसका मतलब पुराना वाला जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो कम हो गया होगा। अब वो भी मुझे चाहिए। 40 मिलियन तो इंक्रीज चाहिए।
सी के आने की वजह से ए और बी में जो कंट्रीब्यूशन कम हुआ मुझे वो भी कंपनसेट करना है, वो भी पूरा करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है डिक्रीज इन सेल, एक ए में कितना कंट्रीब्यूशन कम हुआ 5000 और बी में कितना, बी है ना ये, हाँ बी में कितना कंट्रीब्यूशन कम हुआ 20 मिलियन। इसका मतलब मुझे ये भी पूरा करना है, यस और नो? तो ये काम ने ये कहां से किया था हमने? पॉइंट नंबर 1 से, यहां पे लिख लेता हूं पॉइंट नंबर 1 से ये हमने सॉल्व किया था। ठीक है, यहां पर आ जाओ, तो यहां पे लिखता हूं हिंट के लिए अपने लिए, पॉइंट नंबर 1 है, इसका मतलब डिक्रीज इन सेल ऑफ ए या डिक्रीज इन सेल ए, ऐसी है। कितना डिक्रीज हुआ था? 5 मिलियन का। इसका मतलब 5 मिलियन का ये भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। फिर पॉइंट नंबर 1 में डिक्रीज इन सेल ऑफ बी, बी कितना सेल की डिक्रीज हुआ था? 20 मिलियन का। तो इसका मतलब 20 मिलियन ये भी मुझे और कमाना पड़ेगा। खाली 40, आज खाली 40 मिलियन अकेला नहीं आना, वरना आप टारगेट कॉस्टिंग में या वन ऑफ इवेंट में हमें ये होता था कि ठीक है यार 40 मिलियन को अचीव करना है, बताएं इसके लिए हम क्या करें। तो इस सवाल में ये दो नई बातें थी। इसका मतलब 40 तो इंक्रीज करना है, ये तब इंक्रीज होगा जब पहले वाला अचीव हो रहा होता। आज तो पहले वाला ही कम हो गया, तो आज उसको भी अचीव करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या और किसी और चीज ने इस कंट्रीब्यूशन को चेंज किया? क्योंकि हमें तो प्रॉफिट तक पहुंचना है ना, हमें प्रॉफिट तक पहुंचना है जी। पॉइंट नंबर 5 जो मैंने कैलकुलेट करवाया, सी के आने से एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, सी के आने से एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तब जाकर, क्योंकि मुझे प्रॉफिट देखना है ना, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जी, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ऐसी जी, इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ रहा है 32.4, ये भी कंट्रीब्यूशन को कम करेगा। इसका मतलब मुझे ये भी अचीव करना पड़ेगा, यस सर नो? इसको भी कमाना पड़ेगा ताकि तब जाकर 40 मिलियन का प्रॉफिट पूरा हो मेरा। तो 32.4 ये हमारे पास आ गई जी इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। पॉइंट नंबर कौन सा था? 5। इंक्रीज कर लूं या एडिशनल कर लेता हूं? एडिशनल फिक्स कॉस्ट जी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी? 15 चलें 15 मल्टीप्लाई बाय 180,000 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर कितना आया? 32.4 मिलियन। ठीक है जी, चारों को ऐड करें 97.4, इसका मतलब इतना कंट्रीब्यूशन होगा तो मेरा प्रॉफिट अब 40 मिलियन से इंक्रीज करेगा 97.4 मिलियन। यहां तक कोई मसला? इस कंट्रीब्यूशन को इसकी जगह पर पार कर दूंगा जाकर, 97.4 है, ये आ जाएगा 97.4 मिलियन, और यहां से मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा हाउ मच? कितना? 282.6 मिलियन, ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा जी। यहां तक कोई मसला? इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जाके इसकी जगह पे पार्क कर रहे हैं जाके, यहां पर आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 282.6 का मिलियन, 282.6 मिलियन, 282.6 मिलियन। डन जी। ये डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ गया। अभी मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चाहिए, अब इसके लिए दो कॉस्ट मेरे पास फर्दर एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, एक मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए और एक वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट चाहिए, ऐसी है जी। चलें जी, इसको ज़रा ढूंढ कर ले आते हैं ज़रा।
चैलेंज, वर्किंग नंबर 1 हमारे पास हो गई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। अब हमें ये चाहिए, ठीक है, इसको वर्किंग नंबर 2 से ले आते हैं, इनको वर्किंग नंबर 2 से ले आते हैं दोनों को, कि वेरिएबल ओवरहेड भी डायरेक्ट लेबर आवर के ऊपर है। वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और फॉर सी, सब कुछ सी के लिए चल रहा है। जी बच्चों, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में बच्चों कौन कौन से कॉस्ट आएगी, सवाल पर आए जरा, सवाल पर आए जरा बच्चों। दो कॉस्ट आने की एक्सपेक्टेशन है बच्चों, दो कॉस्ट आने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर 1 बेसिक वेजेस, साथ ओवर टाइम, दो आएंगे बस, टाइम सेव तो कोई नहीं है, ओवर टाइम लगा रहा है, तो दो कॉस्ट आएंगी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सवाल में हमने देखा कि दो कॉस्ट हमारे पास आएंगी। नंबर 1 बेसिक वेजेस आएंगी ऐसी, और बेसिक वेजेस के साथ क्या आ जाएगा, ओवर टाइम हमारे पास बोनस आ जाएगा। ठीक है, ये दो हमारे पास आ जाएंगे बच्चों। बेसिक वेजेस कैसे आएंगे, बेसिक वेजेस कैसे आएंगे, नॉर्मल वर्किंग आवर, नॉर्मल वर्किंग आवर या नॉर्मल आवर वर्कड, नॉर्मल वर्किंग आवर मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट, ऐसी है। ओवर टाइम के लिए क्या करेंगे, ओवर टाइम जितना भी लगाया होगा मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट में प्लस ऐड करेंगे ओवर टाइम का प्रीमियम, जो कि 50% था, जो कि 50% था। क्या ख्याल है? अब यहां से नॉर्मल वर्किंग आवर तो मेरे पास हैं, उसने क्वेश्चन में बताया नॉर्मल वर्किंग आवर हैं। कितने नॉर्मल वर्किंग आवर थे? किधर गया, किधर गया? नॉर्मल वर्किंग आवर कितने थे? 440,000, 440,000। अब मेरे पास ओवर टाइम कितना है, इसके लिए मुझे लेबर आवर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लेबर आवर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा जी, पॉज कर दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ओवर टाइम की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि क्लास का टाइम अब खत्म हो गया, 7 वाली नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली अब यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, बस ये सवाल तकरीबन ख़त्म हो गया है। यहाँ से आप लोगों ने नॉर्मल वर्किंग आवर ऑलरेडी हैं, ठीक है, और ओवर टाइम की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जब ये ओवर टाइम आ जाएगा, बेसिक ओवर टाइम, दोनों की कॉस्ट को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और वहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कर लेंगे, और जो भी हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर वर्क कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड का रेट हमारे पास गिवन है, वहाँ से वो हो जाएगा, और वहाँ से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को उठाकर यहाँ पे रखेंगे और टोटल रॉ मटेरियल की केजी से डिवाइड करके ख़त्म कहानी कर देंगे। डन। मैक्सिमम 10 मिनट हमें और चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए फिर हम इसको यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था, मजिंटा लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, और हमें कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट करना था कि कितना हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे एक्स ताकि सी बना पाए। तो उसके लिए मुझे टोटल रॉ मटेरियल फाइंड करना था। तो टोटल रॉ मटेरियल के लिए मैंने वेरिएबल कॉस्ट वाली इक्वेशन यूज़ की, वहाँ से मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करनी है, और मटेरियल कॉस्ट मेरा आंसर होगा। फिर सबसे पहले हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए वर्किंग बनाई। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाया तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आया। तो यहाँ से सेल हमने ऑलरेडी गिवन से लिख ली, और वेरिएबल कॉस्ट को हमने यहाँ से फाइंड करना था, उसके लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए था। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा उसके लिए अलग से हमने वर्किंग कर ली, और यहाँ से हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। जब हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया और ये वाला, तो फिर अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट रह गई थी। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए हमने वर्किंग नंबर 2 बनाई थी, और वर्किंग नंबर 2 में हमने कहा था कि जो बेसिक वेजेस हैं और ओवर टाइम है, ये दो हमारे पास चीज़ें आएंगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, लेबर के नॉर्मल वर्किंग आवर और ओवर टाइम देखना है, ये हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास वर्किंग आवर्स आ जाएंगे कि कितने वर्किंग आवर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेबर आवर की एक वर्किंग बना लेंगे। वर्किंग 2 पर है, तो यहाँ से वर्किंग 2.1 बना लेते हैं।
वर्किंग 2.1 और यहाँ से लेबर आवर, आ जाए लेबर आवर पर आ जाए। ये लेबर आवर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा बच्चों? प्रोडक्ट ए में इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट बी में इस्तेमाल होगा, और क्योंकि अब सी भी बना रहे हैं तो ये लेबर आवर सी में भी इस्तेमाल होगी, यानी कि 3 प्रोडक्ट में लेबर आवर इस्तेमाल होगी। तो हमने देखना है टोटल कितने आवर्स इस्तेमाल होंगे। तो लेबर आवर इन प्रोडक्ट ए, लेबर आवर इन प्रोडक्ट ए, फिर लेबर आवर इन प्रोडक्ट बी। ये सारे सवालों को कम से कम आप एक एक मरतबा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? तो फिर इनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आएगा। लेबर आवर इन प्रोडक्ट सी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बस सवाल के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ठीक है? अच्छा जी, ये तीनों के हमें लेबर आवर चाहिए। तो अगर हमें लेबर आवर चाहिए तो देखते हैं कि लेबर आवर को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास कौन सा हिंट है, क्या अवेलेबल है लेबर आवर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? आ जाए ज़रा। अच्छा जी, लेबर आवर का नॉर्मल वर्किंग रेट कितना जी? नॉर्मल कितना हम रेट देते हैं लेबर को? 200 देते हैं, ऐसे ही जी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना जी हमारे पास? 400। और यहाँ पे उसने कहा था जो लेबर इज पेड नॉर्मली वेज रेट ऑफ 200 पर आवर रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 400 मिलियन। उसका 10% कितना होगा? ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। यहाँ तक कोई मसला जी? तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास बनती है 40 मिलियन की। एनी प्रॉब्लम? और अगर ये मेरे पास 40 मिलियन आ गया और इसको 200 से डिवाइड कर दें, इसको 200 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक मसला ये भी आया, कि जब हम ये 40 मिलियन के टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मसला ये कि अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 मिलियन नहीं है, 5% से डिक्रीज़ हो चुका है। किससे डिक्रीज़ हो चुका है जी? 5% से डिक्रीज़ हो चुका है। तो अगर ये 5% से डिक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ आवर्स भी कम लगेंगे ए के लिए, क्योंकि ए और बी के आवर कंप्रोमाइज करेंगे तो ही सी बनेगा, ठीक है जी? क्लियर? बात समझ लगती है जी? अच्छा, तो यहाँ पर आ जाए ज़रा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 400 मिलियन। उसका 10% करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लेबर कॉस्ट। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन गई मेरे पास। अब ये इतने का नहीं रह गया, ये तो 0.95 रह गया, क्योंकि 5% का इसमें क्या आ गया? डिक्रीज आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही थी? और इसका पर रेट कितना था? 200। तो अगर 200 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगी जी। कितने आवर्स आते हैं जी? वन 190,000, ठीक है जी। तो ये 190,000 आवर्स आपके पास आ गए, ये हमारे पास टोटल आवर आ जाएंगे। इनमें कोई मसला बच्चों? ठीक है। अब इसी तरह दूसरे वाला भी करते हैं, लेबर आवर इन प्रोडक्ट बी, ठीक है जी। उसकी कॉस्ट कितनी वेरिएबल वाली? 480 मिलियन जी। कितना परसेंट? 10%। और डिक्रीज कितना होता है उसका? उसका भी 10% डिक्रीज हुआ था ना, तो 0.9 रह जाएगा। अगर एक वाला कर लें दूसरा वाला ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। और इसका रेट देखें क्या है? सेम ही है, 200 है जी। आंसर बताएं। 216,000। क्लियर? लास्ट वाला रह गया, प्रोडक्ट सी बनाने के लिए कितने लेबर आवर चाहिए? अब आ जाए ज़रा। जी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी में लेबर वाली कहानी हमारे पास है। कन्वर्जन ऑफ मटेरियल एक्स इनटू प्रोडक्ट सी वुड रिक्वायर 0.05 लेबर आवर पर केजी ऑफ प्रोडक्ट सी। सी बनाते कितना हम बच्चों? 2 मिलियन, ऐसी है 2 मिलियन।
तो सी में कितने लेबर आवर इस्तेमाल होंगे? 2 मिलियन का 0.05, ये 2 मिलियन का 0.05 करेंगे तो ये हमारे पास लेबर आवर आ जाएगा। कितना बनता है? 1 मिलियन, 0.1 मिलियन। ठीक है, ये 100,000 आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं। तीनों को ऐड कर दें जरा। 506,000 लेबर आवर, ये लेबर आवर रिक्वायर्ड है बच्चों। ये क्या जी? ये लेबर आवर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड लेबर आवर। $506,000 लेबर आवर, ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड, यानी कि इतने लेबर आवर की हमें ज़रूरत है। अच्छा, मेरे पास कितने हैं? अवेलेबल लेबर आवर, सवाल में उसने बताया था कि नॉर्मल लेबर आवर इतने हैं। कितने जी? ये 440,000 नज़र आ रहे होंगे आपको। सो इसका मुकाबला करेंगे 440,000 से। इसका मतलब कितने आवर्स हमें ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर टाइम 66,000 लेबर आवर का ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा। यहाँ तक देख लें, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी वाली बात? क्या ये वाली बात समझ लग गई? पक्की बात? ठीक है, ये ओवर टाइम हमारे पास लग गया 66,000 आवर का, तो यहाँ पे हम ओवर टाइम में लिख सकते हैं कि ओवर टाइम हमारा लगेगा 66,000 का। क्लियर? अब देखते हैं कि हमारे पास बेसिक वेज रेट तो आपको पता 200 है, वो तो चेंज हुआ ही नहीं है। बेसिक वेज रेट आपके पास 200 था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 200 और 200 का 50%, ठीक है, प्लस 200 का 50%, ठीक है। या ऐसे भी कर सकता हूँ, या इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अब ये तो बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 200 मल्टीप्लाई बाय 1.5 भी कर सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। अब देखना है कि सी को बनाने के लिए हमारे पास बच्चों नॉर्मल वर्किंग आवर कितने, नॉर्मल वर्किंग आवर कितने, सवाल पर आ जाए ज़रा। अच्छा जी, सी बनता कितने आवर्स में जी? 100,000। सी बनता कितने आवर में? 100,000। ऐसी है। अगर सी 100,000 में बनता है और उसमें 66,000 हमें ओवर टाइम लगाकर सी बनाने पड़े, तो इसका मतलब टोटल सी तो बनेगा 1 लाख में। तो 1 लाख में से 66,000 तो ओवर टाइम के नाम से आ गए। तो अब नॉर्मली उसने कितना वर्क किया होगा? अब नॉर्मली उसने कितना वर्क किया होगा? अब नॉर्मली उसने वर्क किया होगा 1 लाख में सी बनता है, 66,000 एज अ ओवर टाइम में आ चुका, तो नॉर्मली अब उसने कितना वर्क किया होगा? 34,000। तो नॉर्मली उसने 34,000 ये उसने काम किया होगा। ये वाली बात संभाल लें ज़रा कि ये कैसे आया। और 100,000 को आप रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हो कि वर्किंग 2.1 से जाकर ये 1 लाख की और हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, वैसे हमने फेस पे कैलकुलेशन कर ली थी। ये वाली मुझे बात समझाएं, क्या ये 34,000 वाली बात समझ आई आपको कि हमने ये क्यों किया? 66,000 क्यों माइनस किया? टोटल सी को बनाने के लिए 1 लाख घंटे चाहिए। अगर मैं नॉर्मली 1 लाख यहाँ पे ले लूँ
तो इसका मतलब मैं तो 1,66,000 आवर्स यूज़ करने लगा हूँ, ये तो गलत हो जाएगा ना। टोटल मुझे कितना पूरा करना है, 1,00,000। तो अगर ओवर टाइम 66 है तो फिर नॉर्मल कितना होगा, 34। ये बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा यहाँ से 34,000 मुझे ये बैलेंसिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं। 6800,000 रुपीस और ओवर टाइम आगे, ठीक है 198 मिलियन आ गया। दोनों को जमा करें, ये हमारे पास आ गई टोटल लेबर कॉस्ट जी, कितनी आ गई? 19.8 मिलियन है। अच्छा, ट्वेंटी 26.6 मिलियन। ओके, ये रुपीस आ गया। ये आपके पास आ गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डन जी, यहाँ तक कोई मसला? अब इस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आज लिख लें 26.6, इसको यहाँ पे लिख लें। ये आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि हमारे पास आ गया जी 26.6 मिलियन आ गया। अब मेरे पास क्या रह गया? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के बारे में उसने क्या कहा था? वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कहा था उसने 600। ये किधर लिखा था? वेरिएबल ओवरहेड कितना जी? ₹600 पर लेबर आवर। तो जितने भी लेबर आवर होंगे उनको 600 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऐसी है। अच्छा, अब हमारे पास लेबर आवर कितने थे? 100,000। तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, ये नहीं हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो 100,000, ठीक है, जो कि वर्किंग 2.1 से आया और मल्टीप्लाई बाय 600 कर देंगे। क्लियर हो गया? चलो आंसर बताएं इसका कितना आता है? 60 मिलियन। एग्जैक्ट आता है? एग्जैक्ट आता है। बस यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बैलेंसिंग निकाल लो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बैलेंसिंग निकालो, कितना आता है जी? ये दोनों माइनस हो जाएंगे उधर जाके। 196 मिलियन, ठीक है, ये 196 मिलियन मेरे पास आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको इसकी जगह पे पार्क करके 196 मिलियन जी। टोटल मटेरियल कॉस्ट हमारे पास आ गया जी 196 मिलियन। अच्छा जी, टोटल रॉ मटेरियल केजी में कितना जी? आए जरा, टोटल रॉ जी 2 मिलियन। अच्छा जी, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स आर एस्टिमेटेड 2 मिलियन। ये 2 मिलियन हमारे पास क्या हो जाएगा? ये केजी है ना, ये हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया केजी में, ठीक है। फिर उसने कहा द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स आर एस्टिमेटेड 2 मिलियन केजी, और आपको बताया कि सी का एक यूनिट बनाने के लिए एक्स का 1 केजी चाहिए, तो एक्स भी फिर 2 मिलियन चाहिए होंगे हमें, ठीक है। ईच केजी ऑफ सी रिक्वायर 1 केजी ऑफ मटेरियल एक्स, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद इसका ताल्लुक इसके साथ है, 1 केजी का ताल्लुक है इसके साथ, और फिर एंड इज सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रोसेस लॉस। 3% का नॉर्मल लॉस भी आना, तो मुझे ज़्यादा खरीदना पड़ेगा ना, ताकि 3% लॉस भी कवर करो। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही जी? तो टोटल रॉ मटेरियल केजी की वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसको फेस पे क्लियर करें, क्योंकि जितनी देर वर्किंग ज़्यादा बनाएंगे ना तो उतना भी टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। इसका मतलब है 1 यूनिट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 1 kg
रॉ मटेरियल ऑफ एक्स। ये बात समझ लगी? अच्छा, 1 यूनिट ऑफ सी, सी की कितने यूनिट्स बनाते हैं हम? 2 मिलियन। चला इधर आ जाए। अगर इसके 2 मिलियन बनते हैं तो यहाँ से भी 2 मिलियन केजी हमें चाहिए होगा। ये यूनिट्स हैं, क्योंकि एक यूनिट 1 केजी में है, तो ये 2 मिलियन केजी का होगा। यही बात समझ लगी मेरी? क्लियर? अच्छा, अब क्योंकि लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया? 3%। सो 3% का हमें लॉस हो गया, तो क्या कर देंगे, पीछे रह जाएगा 0.97। जी कितना आंसर आता है जी? मिलियन में बता दे। एक गोली मारे, यहीं पे ये वाला डिज़ाइन डायरेक्टली यहाँ बना लें। क्या करें जी? 2 मिलियन केजी है डिवाइडेड बाय 0.97 और here is your final answer 95.06। अगर मैं इतने का मटेरियल खरीदूंगा तो मेरा 40 मिलियन से जो प्रॉफिट है वो अगले साल इंक्रीज हो जाएगा, अगर मैं इतने का खरीद के इसको यूज करूं सी में। डन जी? क्लियर? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं इसकी ज़रा तरतीब लगा देता हूँ ताकि आपको ना इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, ये वाला रेड वाला, ब्लैक वाले की तरफ नहीं गया अभी। इसके बाद मैं इस फ़ौरन से वर्किंग नंबर 1 पर आ गया, दूसरे नंबर पर हमने वर्किंग नंबर 1 की, फिर ये फॉर्मूला लिखा, फिर तीसरे नंबर पर वर्किंग 1.1 पर आ गया, चौथे नंबर पर वर्किंग 1.2 पर आ गया। यहाँ तक कोई मसला? फिर यहाँ से हम चले गए वर्किंग नंबर 5 पे, जहाँ से टोटल लेबर कॉस्ट, फिर वर्किंग नंबर 6 में ये आया। क्लियर? और यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, वर्किंग नंबर 6 के बाद फिर यहाँ से हम वर्किंग नंबर 7 पर आए, फिर हमने ये लिखने के बाद और लास्ट में 8 के ऊपर आंसर लिख दिया हमने। ये पूरी रोड मैप है सवाल का। कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। चलें ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।